हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हम जो है इकोलॉजी के लेक्चर्स जो है इकोलॉजी के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। और अभी जो प्रीवियस लेक्चर था इसका वो था आपका इकोलॉजिकल फैक्टर्स पे, जहाँ पे हमने टेम्परेचर और लाइट कवर किया था। अभी आगे जो और इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी वो भी सारे कई टाइप के होते हैं, उसमें हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को कवर कर रहे थे। अभी आते हैं सी पे, वाटर पे। वाटर आपको पता है कि सॉइल प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। ओके, 1 मिनट। हाँ, तो वाटर जो है आप सॉइल प्रोडक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिसयूज़ करने पे अगर आप वो करते हैं तो सॉइल डिग्रेडेशन और इरोजन एटसेट्रा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ज़्यादा नहीं है वाटर में। आपको पता है जो हमारे बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं या प्लांट्स के, उनका मीडियम वाटर ही होता है। तो वाटर हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोटोप्लाज्म के लिए, और ये हमारे लाइफ का बेसिस भी है। और अभी आप जब आगे पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में पढ़ा रहा हूँ, आगे इसमें एक बड़ा टॉपिक है आपका कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर क्या क्या एडाप्टेशन रहते हैं वाटर के लिए। तो वो भी अलग से मैं आपको बताऊंगा लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सॉइल, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप इसको तीन में डिवाइड कर सकते हैं प्लांट्स को: हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और मीजोफाइट्स। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये इनको वाटर काफ़ी अच्छे अमाउंट में चाहिए होता है। जीरोफाइट्स तो मान लीजिए एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं, और जो मीजोफाइट्स होते हैं उनको मॉडरेट क्वांटिटी चाहिए होती है वाटर की, जिससे वो उसमें ग्रो कर पाएँ। तो ये प्लांट्स के लिए है। सिमिलरली अगर आपको एनिमल में देखना होगा तो वहाँ भी ऐसे ही तीन ग्रुपिंग्स हैं: हाइड्रोकोल्स, जीरोकोल्स और मीजोकोल्स। सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी। हाइड्रोकोल जो होते हैं उनको लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है। जीरोकोल जो होता है वो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, और मीजोकोल जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जिनको मॉडरेट क्वांटिटी की वाटर चाहिए होती है। तो वाटर में यही आप जो ये टाइप्स हैं ये याद रखिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। प्रेसिपिटेशन पे आते हैं। प्रेसिपिटेशन जो है आपका ये जो मेन सोर्स है सॉइल में, जो आप वाटर पढ़ेंगे, अभी आप सॉइल की प्रॉपर्टी भी आगे पढ़ेंगे। ये तो हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, आगे इडाफिक फैक्टर जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे सॉइल की जब प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सॉइल वाटर के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका प्रेसिपिटेशन है इसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे ड्रिजल, अगर माइन्यूट ड्रॉप जो फ्लोटिंग एयर फ्लोटिंग माइन्यूट ड्रॉप्स फ्लोट करते रहते हैं एयर में, उनको हम ड्रिजल बोलते हैं। रेन अगर हम बोलें तो जो रेनफॉल हम बोल रहे हैं एक्चुअली ये प्रेसिपिटेशन का पार्ट है। यहाँ पे लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर जो आप देखते हैं जिसको आप रेन बोलते हैं। स्नो की बात करें तो सॉलिड फॉर्म में जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नो हुआ। शीट बोलें तो आइस इन माइन्यूट ग्रेनुलर फॉर्म। हेज बोलते हैं जब लार्ज बॉल ऑफ आइस के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है। ड्यू एंड फ्रॉस्ट कब बोलते हैं? जब कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर विथ सॉलिड ऑब्जेक्ट, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे जब वाटर कंडेंस होके हमारे अर्थ पे गिरता है तो वो ड्यू और फ्रॉस्ट कहलाता है। रेनफॉल प्रोवाइड कराता है वाटर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। ठीक है, और उसके लिए वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल जब आप पढ़ेंगे या हाइड्रोसाइकिल आप बोलेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कैसे वाटर प्लांट से इवेपोरेशन होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा, या जो भी हमारे ओशंस हैं वहाँ से प्लांट जो वाटर है आपका ये ऊपर जाता है और फिर वहाँ पे धीरे धीरे कंडेंस होके फिर ये नीचे गिरता है। और एनुअल रेनफॉल, जैसे मैंने आपको बोला वहाँ पे मॉइस्चर और टेम्परेचर, जो अब जब आपने बायोम पढ़ा था तो वहाँ पे मॉइस्चर और टेम्परेचर जो है दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम वेजिटेशन के बताते हैं कहाँ पे क्या होगा। तो वाटर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। वी फाइंड एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन। आपको ट्रॉपिकल रीजन में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे ड्यू टू हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ग्रासलैंड आपको मिलेगा कहीं कहीं पे जहाँ पे समर में हैवी रेनफॉल होता है और लो रेनफॉल होता है ड्यूरिंग विंटर।
तो ये हो गया हमारे कंट्री के बारे में, कह रहा है जो एनुअल रेनफॉल होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर इज़ डिफरेंट, और इंडिया में ख़ास तौर पे आप देखेंगे अलग अलग सीज़न पे रेनफॉल जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो इसीलिए आपको अलग अलग वेजिटेशन टाइप मिलेंगे हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल अलग अलग टाइप से होता है। और इसी के हिसाब से न केवल प्लांट, जो हमारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो अलग अलग पाए जाते हैं। ओके। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में भी ऐसे इंडिया के जैसे अलग अलग जो रीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो डिफरेंटली रेनफॉल जो है वहाँ पे रिसीव करते हैं। और पूरा का पूरा जो रेन वाटर है उसका पूरा पार्ट नहीं, कुछ ही जो पार्ट होता है उसका प्लांट्स यूज़ करते हैं, और रेस्ट जो पार्ट है वो लॉस हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है उसका एटमॉस्फेयर में, या रन ऑफ करके वो फिर से ओशंस में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, इवेपोरेशन एक्सेट्रा, मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालते हैं, या रेनफॉल का इस पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, और फिर ये जो चीज़ें हैं कि सॉइल जो है कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है, जो मैंने आपको फील्ड कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये एक्सेट्रा बताया था, वो इसमें आते हैं। और अभी आप जब मैंने बोला एडाफिक फैक्टर में सॉइल पढ़ेंगे तो उसके क्ले, लोम, सैंडी सॉइल एक्सेट्रा, उनकी अलग अलग वो होती है, कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की। ठीक है, फर्दर अभी आप टोपोग्राफिकल जो फैक्टर्स पढ़ेंगे वो भी डिसाइड करते हैं, जैसे स्लोप एटसेट्रा हो गए, कि वाटर लॉस कितना होगा, वाटर रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, अब एक और फैक्टर देख लेते हैं, विंड। तो एयर जो मोशन में रहता है उसको विंड बोलते हैं, ये वाइटल इन्वायरमेंटल फैक्टर ये भी है। ये प्लांट्स को साथ साथ में अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं उन पे असर डालता है। ठीक है, ये वाटर रिलेशन और लाइफ कंडीशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है किसी पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, विंड के साथ साथ जो है विंड जो होता है, आप देखिए प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे चेंजेस लेके आता है, वो चाहे फिजिकल हो, एनाटॉमिकल हो, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो। कुछ चेंजेस जैसे हैं कि विंड स्पीड ज़्यादा होता है तो अपरूटिंग हो जाता है प्लांट का, लॉजिंग आप देखेंगे मेनली ग्रासेस में, डिफॉर्मेशन देखेंगे आप प्लांट में, सॉइल इरोजन ये काज करता है। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन में भी ये जो है विंड जो है एक्सेलरेट करता है ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ये सॉइल मॉइस्चर को वहाँ से रिमूव करता जाता है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे। इरोजन तो मैंने आपको बताया ही। ठीक है, साथ साथ में सरफेस सॉइल को जब ये इरोज करता है तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी साथ में ले जाता है। ठीक है, फर्दर आप देखेंगे कुछ कुछ जगह ये डॉर्फिनिज्म प्लांट में इंड्यूस करता है, और इसमें भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। तो वही अप्रूट अप्रूट और जो इसके फैक्टर्स हैं, विंड जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये क्या कॉज करता है, जैसे अप्रूटिंग वगैरह हो गया, आपका डॉर्फिज्म हो गया, सॉइल इरोजन करता है, ये सारी चीज़ है का हो गया। अगर मैं स्पीड से इसका क्लासिफिकेशन करूँ कि कितना जो जनरल स्पीड होता है विंड का वो 50 किलोमीटर पर आवर होता है, फिर जब 60 से 90 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड रहता है तो उसको गेज बोलते हैं। स्टॉर्म कब हम बोलेंगे, जब 90 टू 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड का स्पीड होगा। और हरिकेन कब बोलेंगे, जब 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो। विंड स्पीड को हम किससे मेज़र करते हैं, एनेमोमीटर से। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वेपर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ह्यूमिडिटी को आप जब देखेंगे तो तीन फॉर्म्स डिफरेंट टर्म्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट वेट ऑफ एयर। ठीक है, जितना भी आप एक स्पेसिफिक वेट होगा एयर, उसमें कितना अमाउंट है वाटर वेपर का, वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे आते हैं तो ये क्या रिफर करता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर
प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ पे वेट ऑफ एयर है, स्पेसिफिक में, एब्सोल्यूट में आप देखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया। अब थर्ड जो है, जो रिलेटिव कॉमन टर्म है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वेपर in atmosphere as the percentage of total amount which the air or atmosphere can hold as existence temperature। मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, मान लीजिए ये एयर है, ठीक है, और ये इतना एयर होल्ड मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, लेकिन वहाँ पे मॉइस्चर भी कितना है, इतना है परसेंटेज। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई टोटल के कंपैरिजन में। तो ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। यहीं पे वही है, ह्यूमिडिटी को जनरली एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, जिसके एक्रोनिम क्या है, RH। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ह्यूमिडिटी जो होता है किससे किससे इन्फ्लुएंस होता है, सोलर रेडिएशन से, टेम्परेचर से, एल्टीट्यूड से, विंड से, वाटर स्टेटस क्या है सॉइल का। लो टेम्परेचर रहने पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एयर फॉर मॉइस्चर। तो जब लो टेम्परेचर रहता है तो एयर की कैपेसिटी जो होती है मॉइस्चर होल्ड करने की वो कम हो जाती है, ठीक। तो आगे अब देखते हैं, जैसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी द्वारा इफेक्ट होती हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी डिस्प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम मेज़र करते हैं साइक्रोमीटर से, जिसे पेपर स्ट्रिप हाइड्रोमीटर या थर्मोहाइड्रोग्राफ भी बोला जाता है। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर जो भी आपने गैसेस पढ़े हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन एक्सेट्रा, ये सारे हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन पे असर डालते हैं, इसलिए हम इनको उस पर पढ़ते हैं। इसमें भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। फिर लास्ट में हम आते हैं फायर में। फायर 3 टाइप के होते हैं आपके, सरफेस फायर, ग्राउंड फायर और क्राउन फायर, ठीक है। सरफेस फायर क्या है आपका, जब एकदम नीचे ज़मीन पे जो आग लगती है, फायर होता है, उसको सरफेस फायर बोलते हैं। ग्राउंड फायर क्या हम बोलते हैं, जब जो जैसे श्रबी वेजिटेशन है, अगर वहाँ तक जो फायर है वहाँ पहुँच जाता है तो उसको ग्राउंड फायर बोलते हैं। क्राउन फायर जब टॉप ट्रीज के कैनोपी तक जो है आपका फायर पहुंचता है तो उसे क्राउन फायर करते हैं। कुछ इफेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है, जैसे फायर क्या कॉज करता है, चेंज इन पीएच ऑफ द सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कुछ असर डालता है, कंपिटिटर्स को वहाँ पे रिमूव करता है, कुछ प्लांट्स को किल करता है, और लार्जर ट्रीज वगैरह में वाउंड या इंजरी कॉज करता है। कुछ प्लांट्स के ये ग्रोथ स्टिमुलेशन भी करता है। जो प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं बर्न्ड कंडीशन में, उनको हम पायरोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा इडाफिक फैक्टर का, जो इस एनवायरमेंटल फैक्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।